बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूल मलिक। नाज़रीन, जहां हमें रोज़ाना बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं, वहां एक अच्छी खबर दी है गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं और इस लिहाज से पेट्रोलियम मसनूआत में 36 रुपये और डीजल की कीमत 19 रुपये कम हो सकती है। गोया एक अच्छी खबर है इन हालात में जब हर तरफ महंगाई की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि टैक्सेस की भरमार है, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है। इन हालात में पेट्रोलियम मसनूआत की अगर कीमतें कम होती हैं तो आम आदमी के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावेदार है। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे, जबकि एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से वो दावेदार हैं कि हम PTI की ज़मानतें जब्त करवा देंगे और मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। दावे अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी तरफ गिला शिकवा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिन्होंने एक बार फिर लाहौर में जलसे की दरख्वास्त दी है और साथ ही साथ PTI ये कहती हुई नज़र आती है कि लेवल प्ले फील्ड की बात की जाती थी, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा इम्कान हमें नज़र नहीं आता। क्या PTI सियासी मैदान में पीपल्स पार्टी और PMLN की तरह मौजूद होगी? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। उसके साथ साथ जायज़ा लेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तमाम गैर मुल्की मुबसरीन को, मीडिया के अराकीन को ये बाकायदा तौर पे ये हुक्मनामा जारी किया है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में आकर इलेक्शन को मॉनिटर करना है तो बर वक्त अपनी वीज़ा की दरख्वास्त दें, उसकी टाइम ड्यूरेशन को मेंशन करें ताकि वो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को देखकर टाइमली वापस अपने मुल्क में भी वापस जा सकें। इसी का भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ा ही सीनियर पैनल मौजूद है, जनाब खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, सीनियर सियासतदान है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। खुर्रम साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब अतर काज़मी साहब, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साफ़ी सीनियर तजियाकार जनाब मुजम्मल सोहरावर्दी साहब। प्रोग्राम का आगाज़ अतर काज़मी साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं IMF की तमाम शराइत पूरी कर ली निगरान हुकूमत ने। हम कहते हैं कि जो पोलिटिकल हुकूमत होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है कि मौजूदा निगरान सेटअप में जो है वो स्मगलिंग रुक रही है, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए जा रहे हैं। ये काम सियासी हुकूमतें नहीं करती, निगरान हुकूमत कर रही है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि देखें, जो हमने हालिया दिनों में देखा जिस तरह डॉलर नीचे आया और ये सारे इंतजामी मामलात थे। अब इसका जो इनिशिएटिव है वो लिया आप फौज के इदारे ने, आर्मी चीफ ने इसका इनिशिएटिव लिया। कोई किसी को पसंद आए या ना आए, बात वहीं से शुरू हुई। उन्होंने पूरी सपोर्ट दी निगरान हुकूमत को कि जनाब आप जो करना चाहते हैं, हमारी एजेंसियां, हम आपके डिस्पोजल पे हम आपके साथ काम करेंगे। क्या यही सपोर्ट पिछली हुकूमत को नहीं थी? 16 माह के दौरान इससे ज्यादा सपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को, उससे पहले यही सपोर्ट इमरान खान साहब को भी थी। पर क्या वजह है कि जनाब पिछले 16 माह के दौरान हम डॉलर नीचे नहीं लेके आ सके, हालांकि हम एक शख्सियत को बाकायदा सरकारी त्यारे पे बैठा के लाया गया कि जनाब ये डॉलर नीचे लेके आएंगे, पर डॉलर नीचे नहीं आया। उसमें फिर आपकी सियासत आड़े आ जाती है, जहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेज आ जाते हैं। जिस तरह असद कैसर साहब ने बताया कि कहीं टबैको पे टैक्स लगना था तो बहुत सारे MNA आ गए कि जनाब हमारी टबैको की इंडस्ट्री है। इसी तरह किसी और जगह पे कोई हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और क्रॉस पार्टी, ये मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे मफादात होते हैं मिल के आ जाते हैं। लेकिन इन सब कुछ कहने के बावजूद ये जो है मामलात अभी है ना, ये आर्जी हैं। अगर मुल्क के मामलात कोई तवील मुद्दती आप एक्शंस हैं, रिफॉर्म्स नहीं है, वो करेगी इलेक्टेड हुकूमत। काकड़ साहब को तो एक वोट नहीं मिला। काकड़ साहब जो हैं उनका पास कोई मैंडेट है कि उनके फैसले के ऊपर हुकूमत कोई बात मानेगी या अवाम कोई बात मानेगी? लीडर का क्या फ़ायदा होता है, इलेक्टेड हुकूमत का क्या फ़ायदा होता है कि जहाँ पे कोई सख्त फैसला भी करना हो तो लीडर के पीछे अवाम चलती है, उन इलेक्टेड हुकूमतों के पीछे अवाम होती है। यहाँ पे इनके पीछे तो कोई अवाम नहीं है। अभी तक तो लोग इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों को फायदा तो हो रहा है। अगर 36 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होती है, आम आदमी की तो इस बात से कोई गर्ज नहीं, निगरान है या मुस्तकिल है। 58 रुपीज़ इन्होंने बढ़ा के 36 रुपये कम कर दिए। ये अवाम को ऐसे भी तो ना करें ना। देखें, 58 रुपीज़ बढ़ा है, अभी भी अवाम से ये 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से। उससे पीछे चले जाएं वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अभी भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ऑल्दो कि इन्होंने एक वोट नहीं लेना। ये जिस तरीके से आए हैं, जिस तरीके से लाए गए हैं, वो सबके सामने है। तो फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये इकदाम जहाँ पे हम जिनको सराहना चाहिए कि बेहतरी हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम चाहते हैं तो उसका हल
डेमोक्रेसी में है, जमहूरियत में है, चाहे जो भी जमात है, इलेक्टेड इलेक्शन जो है बहुत जरूरी है। खुर्रम साहब, आप सियासतदान हैं, दो साफियों के साथ आप कटहरे में आज खड़े हैं। सियासतदानों से गिला शिकवा जब लोग करते हैं तो यही गिला शिकवा करते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए, निगरान हुकूमत आई, डॉलर जो 200-337 रुपये पे पहुंच गया था, 50 रुपये की कमी 2 माह के दौरान निगरान हुकूमत ने कर ली। ठीक है, आर्मी चीफ की, फौज की बड़ी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन यही सपोर्ट इमरान खान साहब को थी। जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान साहब के साथ खड़े थे। यही सपोर्ट जनरल आसिम मुनीर साहब की मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ थी। सपोर्ट तो हर हुकूमत को फौज देती रही है, लेकिन फैसले करने में ताख़ीर, फैसले करने में सुस्ती या कंप्रोमाइज़ पहले, और फैसला ना करने की कुव्वत या उसकी इस्तात ना होना ये दूसरी चीज़। मैं जो समझाऊँ पॉलिटिकल सिस्टम में मलिक साहब के अहलियत का इतना शदीद फुकदान है, और हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके अंदर इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है जिस तरह जो बातें आपने की। यानी मैं कई दफ़ा ये मिसाल देता हूँ कि एक मिनिस्टर बनता है, वो फेडरल मिनिस्टर हो के वो 5 साल सिवाय अपने हल्के में पटवारी, ड्राइवर, उसके तबादले से बाहर नहीं निकलता। फिर पार्टीज के अंदर जो कल्चर है कि वो कुछ लोग जो पार्टी लीडर के इर्द गिर्द होंगे उनका नेक्सस मजबूत हो जाएगा, और फिर करप्शन एक अलहदा चीज़ है, मिसयूज ऑफ पावर एक अलहदा चीज़ है, काम ना आना एक अलहदा चीज़ है, स्टेट्समैन ना बनना एक अलहदा चीज़ है। ये कल्चर है हमारा। और हमने किया क्या है कि हमने जो बुनियादी चीज़ है, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसको हमने बिल्कुल तबाह करके रखा हुआ है, और हमने जो जिस लेवल की पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी अहलियत की बुनियाद पे हमारा उसका फुकदान है। दूसरा, हमारे पास पार्टीज कमज़ोर हैं, शख्सियात मजबूत हैं। मजबूत को करैक्टर की बुनियाद पर नहीं है, ना मजबूत अहलियत, काबिलियत या फरासत की बुनियाद पर है, मजबूत हैं पैसे के लिहाज से। और दूसरा एक एंगल है खुशामद का, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जो हर पार्टी में, हर जिस पार्टी में आप चले जाएंगे, या बहुत ज़्यादा पैसा या खुशामद। अब जब ये कंबाइन होती है तो वो एक ग्रुप बन जाता है। अब वो आ जाता है इक़्तिदार के अंदर। इक़्तिदार के अंदर आके फिर क्या होता है, लगातार 5 साल लेन देन होता है, सुबह से लेकर शाम तक लेन देन होता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात देता हूँ, ये जो हमारा शिपिंग है, कराची जो हमारा पूरा समुंदर है, कराची पोर्ट, हम कराची पोर्ट से हम मछली नहीं निकाल रहे, एक फिक्स नॉटिकल माइल तक हमारे छोटे मछेरे निकालते हैं, उससे बड़ी जो इंटरनेशनल हमारे पास आती है, हम मछली निकाल नहीं रहे। कौन निकाल रहा है, कौन कर रहा है, हमें कुछ पता नहीं। यानी हम अपना प्रायोरिटी नहीं है। मैंने जो समझा, छोटी सी अगर मुझे इजाज़त दें, मालदीव के पास 2 किस्म की जो अर्निंग के उनके ज़राए हैं। एक है उनके पास टूरिज्म, दूसरी है उनके पास समुंदर, जिससे वो मछली निकालते हैं, जिससे वो आप देखें ना, ये हालत है कि 2 चीज़ों की बुनियाद पर वहाँ के डॉलर का रेट और वहाँ की करेंसी आप देख लें। मैं ना मलिक साहब पिछले कुछ दिनों से IPPs का एक केस स्टडी कर रहा हूँ। मैं कोशिश चाहूँगा कि किसी दिन उस पर भी प्रोग्राम करें। यानी जो आता है वो बंदे प्लांट करता है और फिर दे मेक मनी अपनी ज़ात के लिए, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी ज़ात। काम कौन करेगा, क्यों करेगा? तो इस वजह से इदारे जो हैं उनको महकूम रखा जाता है और इदारों से काम नहीं लिया जाता, बल्कि जो भी बैठेगा सीट पे आके वो पहली डिमांड वो ये करेगा कि मेरी इदारों के अंदर मानी जाए। भाई क्या मानी जाए? तुम कौन हो? मानी मुल्क की जानी चाहिए, मानी रियासत की जानी चाहिए। आप रियासत का इंटीग्रल पार्ट, अवाम को होना चाहिए, अवाम को होना चाहिए। लेकिन अवाम क्यों? अवाम की हैसियत नहीं है। अवाम इनके नज़दीक, हमारे नज़दीक तमाम पार्टीज अनफॉर्चुनेटली, अवाम तो है सिर्फ स्टेज, ये जो जलसा है उसके अंदर इकट्ठा करना और उनके साथ मजाक करना, उनकी तज़हीन करना, उनकी तौहीन करना। अवाम को किसने दिया आज तक? आप देखें, एक MNA शिप चलती ताबे के रजिस्ट्री मुहर्रर और पटवारी उसकी मर्जी के लगे, और हर वक्त तबादलों की फाइल उसके हाथ में होती है, तबादलों की फाइल, और SHO उसके कहने पे पर्चा दे और SHO उसके कहने पे छोड़ दे। तो जब ये हालत हो तो पॉलिसीज नहीं चला कर। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं, हम तो ये समझते हैं कि सियासी हुकूमतें जो होती हैं ज़्यादा ताकतवर होती हैं, उनका काम होता है आवाम के फलाह बहबूद के लिए ज़्यादा काम करना। लेकिन निगरान हुकूमत, जिस पे लोगों को इतराज़ भी है कि निगरान हुकूमत लंबी हो गई, लेकिन निगरान हुकूमत के दौर में पंजाब से लेके वफाक तक हम देखते हैं कि जिस स्पीड से काम हो रहे हैं, जिस स्पीड से माफियाज के खिलाफ हाथ डाले जा रहे हैं, पॉलिटिकल हुकूमतें क्यों कंप्रोमाइज़ करती रही? देखिए, अगर आज डॉलर नीचे आने का, स्मगलिंग रुकने का क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर का है,
फ़ौज का है, रियासती इदारों का है। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो डिस्क्रेडिट भी तो उन्हीं का होना चाहिए। वो डिस्क्रेडिट सियासी हुकूमत का क्यों होगा? क्रेडिट इनको दे दें और डिस्क्रेडिट उनको दे दें। अगर जनरल आसिम मुनीर 15 दिन में डॉलर नीचे ला सकते हैं, स्मगलिंग रोक सकते हैं, तो जनरल बाजवा के 6 साल दौर में डॉलर क्यों ऊपर जाता रहा और स्मगलिंग क्यों अरूज पे रही और हमारे यहाँ 20-20 हज़ार ट्राले ईरानियन तेल के कैसे आते रहे? ये सवाल कौन पूछेगा? आपको तो बहुत आसान लगता है सियासी हुकूमतों पर सवाल करना, सियासतदानों की बैशिंग करना। भाई अगर आज क्रेडिट उनका है तो फिर कल डिस्क्रेडिट भी तो उनका था ना जब हो रहा था। मतलब आप क्रेडिट देते रहेंगे और डिस्क्रेडिट जो है बाकी हुकूमतों को, इमरान खान को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को दे देंगे और क्रेडिट उधर दे देंगे कि उन्होंने कमाल कर दिया है। लेकिन मुजम्मिल साहब, इमरान खान साहब तो कहा करते थे मुकम्मल सपोर्ट है मुझे, फौज की सपोर्ट हासिल है, एक पेज पर हैं हम। और सर मेरी बात सुनो, नहीं, वो बाद में कहते थे मैं डमी हूँ। वो पहले कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, बाद में उन्होंने कहा मेरे बस में ही कुछ नहीं था, एक किंग मैन था। आप बेफिक्र हैं, हम आप एक हाइब्रिड दौर के अंदर रह रहे हैं और ये ना आमरीत है ना जमहूरियत है, ये एक हाइब्रिड मॉडल के तहत आप रह रहे हैं। लिहाजा जिनका क्रेडिट है 6 साल की तबाही भी डिस्क्रेडिट उन्हीं का है। अगर एक चीफ ये सब कुछ कर सकता है तो एक चीफ ने 6 साल नहीं किया है, वो भी जवाबदेह है। लेकिन मुजम्मिल साहब, सियासी हुकूमतों का भी तो कुछ काम है ना कि वो हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेंगी, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर छोड़ देंगी। वजीर आजम बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, और नसरुल्लाह मलिक साहब वजीर आजम बॉर्डर पे खड़ा होता है। आपको नहीं पता अफगानिस्तान की फाइल जो है वो इस्लामाबाद में होती है या पिंडी में होती है? आपको नहीं पता कि ये ईरानियन ऑयल की फाइल इस्लामाबाद में होती है या पिंडी में होती है? आपको नहीं पता सर ये ईरान से लाने वाला जो डीजल है, वहां से पेट्रोल जो है, ये सियासतदान भी लेके आते हैं ना वहां से, वो भी सरपरस्ती कर रहे होते हैं वहां पे। तो और बॉर्डर पर सियासतदान खड़े होते हैं जो लेकर आते हैं। चले उनकी कोताही भी होगी, लेकिन सियासतदान तो ज्यादा। बात यह है कि फिर हम सवाल, अगर फिर हम पापा जॉन पिज्जा और लुई वुइटन की बेल्टों का सवाल करने लग जाएंगे तो आप कहेंगे कि आप क्या बात करते हैं। नहीं, मैं तो कहता हूं सबसे सवाल होना चाहिए, लेकिन सियासतदान तो ये हल्फ उठा के आता है कि वो अवाम की खिदमत करेगा। मुजम्मिल साहब, आपको भी अंदाजा, आपने कई साल से इन मामलों को देख रहे हैं। एक ठेका होता है किसी कंस्ट्रक्शन का, किसी ब्रिज का, एक एसडीओ से लेके एससी से लेके इंजीनियर तक सारे लोग पैसे लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब बारहा ये बात कह चुके हैं, हाँ हम ये करप्शन जो है वो ख़त्म नहीं कर सके डेवलपमेंट में। जहाँ डेवलपमेंट फंड का 100 रुपये में से 60 रुपये गायब हो जाएं, उस मुल्क में तरक्की होगी कैसे? और अब तो आप ये नहीं कह सकते, 70% बड़े ठेके एफडब्ल्यूओ के पास जाते हैं जिसमें ना कोई ठेका है, ना करप्शन है, ना किकबैक है। जब आपने काम ही एफडब्ल्यूओ को दे देना है तो आपका ख्याल है एफडब्ल्यूओ किकबैक और करप्शन देता है? अब तो आपका 70% काम एफडब्ल्यूओ के पास है। उसकी बुनियादी वजह यही थी ना कि जो आपने देखा कि एक एमएनए जो है वो अपने हल्के में एक सड़क बनाने जाता है, खत्म हो गई ना 70%। फिर आप ये मान लें कि 70% करप्शन खत्म हो गई जब 70% ठेके उनके पास चले गए। चले मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं, इसमें कंटिन्यू करेंगे कि करप्शन जो है वो क्या सियासतदान करते हैं, ब्यूरोक्रेसी करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, आखिर जिम्मेदार कोई ना कोई है, किसी न किसी को अपनी गलती माननी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। काज़मी साहब जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि हम जो निचली सतह पे गली मोहल्ले नाली सड़क जिसमें पैसे लेने की, हम पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि किस तरीके से हम वहाँ से पैसे लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि पॉलिटिकल जो इस वक्त सिनारियो बनता जा रहा है उसमें भी कमेंट करें। पीपल्स पार्टी दावेदार है बिलावल वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग नवाज तो चौथी बार वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को बना चुकी है। इलेक्शन अभी होने हैं, अभी से वजारत उज़्मा बांट दी गई। देखिए, जहाँ तक जो करप्शन का ताल्लुक है ना, ये एक हमारा कौमी मसला, हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स करप्शन, जिसकी जिधर चलती है ना वो उधर करता है। एक ऐसा हमारा एटीट्यूड बन गया है कि आप किसी जगह, किसी महकमे में चले जाएं, किसी प्राइवेट जगह पे चले जाएं, कोई भी शख्स
जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा, बल्कि आप एक छोटे से फूड स्टॉल पे चले जाएं, मालिक उसको कह के गया होगा तुमने ग्लव्स पहन के फूड देना है, जो ही मालिक साइड पे होगा वो ग्लव्स उतार के उसी तरह डालना शुरू। बिल्कुल ठीक। बस जिसका जिधर चलता है ना, तो ये एक वो एटीट्यूड है, कानून तोड़ने के आदी हैं, कानून तोड़ने के आदी हैं। हमारे वर्क एथिक्स जो हैं वो इतने मिजरेबल हैं, इतने इस किस्म के हैं कि आप जितनी उसके ऊपर बैन करें, रोएं, जो मर्जी करें, वो तब्दील नहीं होते। दूसरी बात ये देखिए, जो मुआशरे होते हैं ना, जो रियासत होती है, उसमें जो यहाँ पे मालदीव का आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा उस पर करना चाहूंगा कि दो उनके आपके चल रहा है, या सी फूड है, सी फूड है। इसी तरह आप स्पेन की इकोनॉमी को देख लें, आप तुर्की को देख लें, तुर्की में सालाना कोई 60 अरब डॉलर के तो वो टूरिस्ट आते हैं वहां पे। हम यहाँ पे 2-3 अरब डॉलर लेना हो, यहाँ पे भी टूरिज्म की बात होती है। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जब आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपका जो साथी है, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप की हो, किसी बिजनेस की या कोई और रिलेशनशिप हो, तो आपके ऊपर शक करता रहे, तो वो आपकी जिंदगी अजाब बन जाती है, आपका बिजनेस डूब जाता है। वो कहता है यार मैं उठता हूं तो ये पीछे क्या पता गले से पैसे निकाल ले। इसी तरह जब रियासत और शहरी जो है वो एक दूसरे से इनसिक्योर हो जाए, रियासत शहरी के ऊपर शक करती रहे, शहरी रियासत के ऊपर शक करता रहे, तो वैसे फिर नहीं मामला चल। यहाँ पे अगर आपका कोई गैर मुल्की आया, आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे देख लें, 15 बंदे तो उसको आगे पीछे से देखना शुरू हो जाते हैं कि जैसे इधर है क्या भाई तुम्हारे पास जो यहाँ पे आके कोई चोरी करके ले जाएगा। इस मुल्क में आप देख लें, किसी भी मैं बीबीसी में काम करता था, किसी भी आप उस मुल्क में जाएं, थर्ड वर्ल्ड में, जहां पे खाने के लिए रोटी नहीं है, 3500 फॉर्म आपको फिल करने पड़ते थे वीजा लेने के लिए। नहीं जनाब, जर्नलिज्म का वीजा तो नहीं मिल सकता। किसी तरह की याफ्ता मुल्क में चले जाए, कोई पूछता भी नहीं। एक मजेदार बात मैं चाहता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर लूँ। ये जो ए लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद IBCC इसकी इक्वलाइजेशन करता है कि आप इक्वल टू जो है मैट्रिक और FSC आपके कितने नंबर हैं। एक वो IBCC डिग्री जारी करता है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए उस डिग्री को दोबारा IBCC से वेरीफाई करवाना पड़ता है। पहले भी आपने फीस देनी है, बाद में वेरिफिकेशन की फीस भी देनी है। बिल्कुल, बच्चे आजकल लाइनों में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और वो NTS एक और सिस्टम भी बना हुआ है, वो भी कोई प्राइवेट कंपनी है, पता चला कि वो जो एग्जाम कोई और एक इस तरह की कोई कंपनी। पर ये इशू ये है ना कि बहुत सारे मामला हैं हमारे, जहां तक सियासत का ताल्लुक है। देखें अब जो भी है, अवाम जिन लोगों को वोट देती है ना, उम्मीद आप उन्हीं बिलावल साहब आ रहे हैं या मियां नवाज साहब आ रहे हैं? नहीं, अभी तक के जो हालात हैं, जो डॉक्टर फैसल ने पाकिस्तान की वजारत खारजा की तारीख में कभी आज तक किसी फॉरेन सर्विस के सफीर ने किसी मोज़ेज़ सजा याफ्ता शख्सियत को, अदालतों को मतलूब शख्सियत को प्रोटोकॉल दे के, ना सिर्फ प्रोटोकॉल दिया बल्कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठ के उनको मशवरा भी दिया कि कोई अच्छा सा बयानिया बना लें। तो डॉक्टर फैसल किसके कहने पे उनको ये मशवरे दे रहे थे? उनको नहीं पता कि मेरी तो नौकरी खत्म हो जाएगी। किस आइन और कानून के तहत वो उधर गए हुए थे? तो उससे आपको नहीं पता कि कौन आ रहा है। तो वो तो मैं नहीं उधर मजीद बहस में जाता, मुजम्मल साहब नाराज हो जाएंगे। मुजम्मल साहब जिसको अवाम वोट देगी वही आएगा। पर मेरे ख्याल में जो भी जिसको वोट दे, चाहे बिलावल साहब को दे, मियां साहब को दे, तहरीक इंसाफ को दे, मसले का हल एंड ऑफ द डे यही लोग निकालेंगे। बाबू मसले का हल नहीं निकाल सकते, वो जितना मर्जी करते रहे। वो इंतजामी अमूर में कुछ हद तक तो चीजों को कंट्रोल कर सकती है ब्यूरोक्रेसी, लेकिन लीडरशिप विजन जो है वो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप से। मुजम्मल साहब वाला सवाल मैंने आपसे खुर्रम साहब जरूर पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो काम जनरल आसिम मुनीर साहब कर सकते हैं 2-3 माह 4 माह के दौरान, 6 साल में जनरल कमर जवेद बाजवा ना कर सके। सर बात यह है कि सोहवर्दी साहब ने जुज़वी तौर पर मैं उनकी बातों से ठीक, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बैठी होती है, अगर सोहवर्दी साहब ये कहें कि इनको उसकी वर्किंग का नहीं पता, तो फिर मैं तो इस बात को तस्लीम नहीं करूंगा। ठीक, काम फिर कहूंगा गवर्नमेंट का है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का है। इदारों को चलाना, इदारों की सपोर्ट लेना, इदारों को सपोर्ट। अभी शहबाज शरीफ रहे फॉर 16 मंथ्स। मैं फिर सारे इस पूरे टेन्योर के अंदर सबसे बेहतरीन अगर किसी बंदे को आप वजीर आजम के तौर पे देखेंगे, उस शख्स को देखेंगे, क्योंकि उसको इदारों के साथ काम करना आता है, इदारों को वो चलाता है। हमारे पास ट्रेंड क्या है? आपके पास कलम आ गया, आपके पास अथॉरिटी है, आप वजीर आजम आप हैं, मिनिस्टर्स आपके हैं, कोई महकमा मिनिस्ट्री नहीं चलाता होता। सोहवर्दी साहब को शायद ये भी इल्म होना चाहिए कि FWO या इस तरह के जो ठेके हैं ये मेरिट पे दिए जाते हैं, कोई सिफारिश या खींच के कोई ठेका नहीं ले जाता। वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि अब उसमें से करप्शन खत्म हो गई है। वो भी नेशनल लेवल के हैं, जो आपके लोकल डेवलपमेंट जहां पे ये लूट मार होती है वहां पर वो ठेके ये नहीं होते, वहां पे और ठेकेदार हैं। मैं जिस इलाके का हूं, ठेकेदार हमारे इलाके के हैं, हमें मालूम है ठेके लोग लेते कैसे हैं, कितना % कहां पे दिया जाता है और कैसे वो ठेका अप्रूव होता है, कैसे पैसा जाया होता है। जो असल चीज है हमारा एटीट्यूड, हमारा पॉलिटिकल एक्सीलेंस की तरफ हम गए ही नहीं है। हमारा डिसिप्लिन,
हम एक लॉलेस सोसाइटी है, जो जहां बैठा है उसको वो काम नहीं आता। मिनिस्टर्स जो बैठे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली उनको काम आता नहीं, ये करना नहीं चाहते, नहीं आता भी नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आपका तमाम जो सरकारी मुलाजिम है वो खाइफ है, आपका पॉलिटिशियन विंडिक्टिव है, और आपका जो ताजिर है वो गिल्टी है। हर जगह पर इशू है। मैं पॉलिटिक्स में हूं, मुझे पता है, सुरवर्दी साहब तो नहीं है ना, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मुझे पता है कि एक पॉलिटिशियन कैसे विंडिक्टिव हो कि अगर उसका कहा ना माने डीपीओ, और अगर उसके कहने पर एक पटवारी तब्दील ना करे डीसीओ, वो करता क्या है उनके साथ। इनसिक्योर है पूरा मुआशरा। फिर हम कॉलोनियलिज्म के असरात से निकलने के लिए हमने कोई बड़ा रोड मैप तैयार नहीं किया। सेल्फ इमेज साइकोलॉजी पे हमारा काम नहीं है, हम अपने आप को ऑनरेबल समझते नहीं है, विंडिक्टिव हम सारे हैं, शिकायतें हम सारों को हैं। कोई इल्जाम इस पे फेंकेगा, कोई इल्जाम उस पे फेंकेगा। जो बंदा गाड़ी चला रहा है ही इज रिस्पॉन्सिबल, गाड़ी चलाने वाला रिस्पॉन्सिबल होता है। मुल्क फिर उसी तरह तरक्की करेगा अगर ये जो पॉलिसीज हैं इनका तसलसल हो, और वजीर आजम वो आए जो आके बैठ के जैसे प्रीवियस से काम होता है वो काम ना हो, दुकानें ना लगें, और मुल्क को प्रायोरिटी दे के आप चलें। क्या आपके पास सेक्रेटरीज टॉप ऑफ द लाइन मौजूद नहीं है? 36 जिले हैं एक पंजाब के अंदर, इसी तरह केपी के अंदर बेहतरीन आपके पास डिप्टी कमिश्नर्स हैं, बेहतरीन आपके पास डीपीओज मौजूद हैं, क्यों नहीं लगने देते? क्यों आदमी रोते हैं हमें पोस्टिंग नहीं मिलती? क्यों नहीं? इस कौन नहीं लगने देता? हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक ग्रुप तैयार किया हुआ है, जैसे पार्टी आएगी वही बंदे प्लांट हो जाएंगे, वही बंदे आएंगे, अहलियत और शरीफ आदमी। और हुआ क्या है, अनफॉर्चुनेटली शरीफ और अहल आदमी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी बच्चे बचा, यहां से निकल किसी और मुल्क के अंदर चले जाओ, जो बना टीके वो कामयाब है। ठीक। मुज़म्मिल सर वर्दी साहब, ये जो अतर काज़मी साहब ने बात की कि अगर एक सफ़ीर ही सजा याफ्ता शख्स को प्रोटोकॉल देना शुरू कर दे, उनको बयानिया बताया कि ये बयानिया आपने अच्छा सा बयानिया अख्तियार करना है, तो ये समझा जाए कि उन्होंने हवा का रुख देख लिया है, या कहीं से डायरेक्शन आई है कि ठीक है जी अब मियाँ साहब आने वाले हैं, फुल प्रोटोकॉल देना चाहिए उनको? 3 दफा का साबिक वजीर आजम है, जाना चाहिए था सफ़ीर को, क्यों नहीं जाना चाहिए था? वो वहाँ किस लिए बैठा है? जो भी नामवर पाकिस्तानी जाए उसके लिए सफ़ीर को वहाँ उसके लिए पहुँचना चाहिए। अतर साहब कहते हैं फिलहाल वो अदालत से मफरूर है। दूसरी बात ये नहीं मफरूर है, उनकी सजा मुअत्तल हुई थी, जमानत लेके गए हैं, और इनकी हुकूमत ने नाम, जो अतर काज़मी साहब की पसंदीदा हुकूमत है, उन्होंने नाम ECL से निकाला था कैबिनेट में, और नवाज शरीफ और इमरान खान साहब ने कहा था मेरी पसंदीदा हुकूमत काकड़ साहब की नहीं, और अतर काज़मी साहब के पसंदीदा वजीर आजम ने कहा था कासिम के अब्बू ने कि मैंने तो डॉक्टर फैसल से भी चेक कराया, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर यास्मीन राशिद दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती थी उनकी तबीयत के बारे में, और वो किसी शौकत खानम में इलाज नहीं करा रहे थे, यहाँ शरीफ मेडिकल सिटी में सर्विसेज हॉस्पिटल में, मेरा मतलब रोई भी थी कैबिनेट में। वो कहते हैं शीरी मज़ारी रो पड़ी। तो इसलिए अतर काज़मी साहब को तारीख को दुरुस्त एंगल से देखना चाहिए, और ऐसे नहीं देख जिस तरह वो दूसरी आंख से देखते हैं और हम उसको दूसरी आंख से देखते हैं, उनके और हमारे देखने में फ़र्क है। आप मुझे जरा चश्मा वो भिजवा दें जिस चश्मे से मुझे देखना चाहिए तारीख को, शायद मेरी भी मदद हो जाए थोड़ी। नहीं, अगर आप वो अपना पसंदीदा चश्मा उतार देंगे तो आपकी बाकी नज़र ठीक है। वो असल में मसला है कि मेरे चश्मे में आइन और कानून साइड पे थोड़ा थोड़ा नजर आता है, और उसमें आइन और कानून में अभी तक वो सजा याफ्ता हैं, और वो यहाँ से गए थे 4 हफ्ते के लिए, और 4 साल के बाद वो आ रहे हैं, और अदालत की जानिब से मफरूर है। कानून और आइन पढ़ लें। जी अतर काज़मी साहब कानून और आइन पढ़ लें। ठीक, सजा मुअत्तल हो तो जमानत होती है, सजा मुअत्तल उनकी नहीं हुई, वो सजा याफ्ता हैं, और कोई सजा मुअत्तल नहीं हुई है। वो 4 हफ्ते के लिए गए थे, और 4 हफ्ते के बाद उन्होंने वापस आना था। वो बेल हुई है, वो कुछ जेल तोड़ के नहीं भागे, वो जेल तोड़ के नहीं भागे, उनकी जमानत हुई है। चले वो लंबी बहस हो जाएगी। 4 हफ्ते काबीना ने उनका नाम ECL से निकाला है। पंजाब हुकूमत उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस कि हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने उनको बाहर जाने के लिए रिकमेंड किया था कि इनको बाहर भेजना चाहिए। वजीर सेहत उसने उस पर दस्तखत किए थे। आपकी सारी बातें मान ली, पर आपका आर्ग्यूमेंट पता है कौन सा है? राशिद ने मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, आपका आर्ग्यूमेंट वही है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की कोई चोरी हो जाए तो पुलिस वाले पहले पूछते हैं कि ताला लगा हुआ था, लाइट कौन सी लगाई थी। भाई मसला ये है कि वो 4 हफ्ते का कह के गए थे, अदालत ने उनको मफरूर करार दिया है, अभी वो इश्तिहारी हैं, अदालती मफरूर
मंजूर हैं, तो इसमें बहस कौन सी है? इसमें तो कोई बहस है नहीं है। बाकी अगर वो प्रोटोकॉल उनको दिया है और आपको पसंद आया तो मुझे भी अतर काज़मी साहब, अगर वो 4 हफ्ते का कह के गए थे तो हुकूमत ने उनकी जमानत मनसूखी की दरखास्त अदालत में क्यों नहीं दायर की? नहीं तो वो क्या उनकी थी? खुद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, खुद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मजबूरी थी उसकी, वो ऑटोमेटिकली मनसूख हो गई थी जनाब 4 हफ्ते के बाद। चलें आप बहस को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो लंबी हो जाएगी। चले मुजम्मिल साहब, प्रोटोकॉल आप समझते हैं कि देना हवा का रुख देखने की वजह से नहीं है, बल्कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को प्रोटोकॉल मिल रहा है? मिल रहा है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिलना भी चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी? क्योंकि कुंडी साहब कहते हैं, फैसल करीम कुंडी साहब की जनाब वज़ीर-ए-आज़म बिलावल होंगे, एहसन इकबाल साहब कहते हैं हम सब की ज़मानतें जब्त करा देंगे। देखें जी, फजल रहमान साहब कहते हैं मैं वज़ीर आज़म होऊंगा, MQM कहती है खालिद मकबूल सदीकी होंगे, ANP का कैंडिडेट एमल वली खान है। हर सियासी जमात को अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार सामने लाना चाहिए। लेकिन मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब को कौन सा वज़ीर आज़म बनता नजर आ रहा है? उसको जिसको लोग वोट देंगे जी, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है। जो नाहल होगा वो रेस में नहीं होगा, जो अहल होगा जिसके कागज मंजूर हो जाएंगे वो रेस में होगा, और जो रेस में होगा उसको लोग वोट डालेंगे। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। पुरा में एक बार फिर खुशामदीद। काज़मी साहब, जिस बात का गिला शिकवा PTI कर रही है, आज दोबारा दरख्वास्त दी उन्होंने जलसे के लिए, PTI की ग्रीवेंसेस जायज़ हैं? देखिए, इसमें तो जिसमें भी ज़रा सा भी थोड़ा सा जो हालात से वाकिफ़ है, जो ज़रा सा भी शऊर रखता है, सामने नज़र आ रहा है कि लाहौर जैसे शहर में आपको जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही है। जिस जगह पे कहेंगे कन्वेंशन होता है तो वो आपको पकड़ लेते हैं, और जिस तरीके से उनके लीडरान को गायब कर दिया जाता है, और वो अचानक जो है मुजम्मिल सोहरावर्दी जैसे कोई सीनियर सहाफ़ी के सामने आके बैठ जाते हैं और आके वो बताते हैं, अपने जराइम गिनवाते हैं और पूरा जो है एतराफ़ करते हैं। क्या इसकी कोई नज़ीर मिलती है? सामने नज़र आ रहा है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखें, अगर कोई भी शख्स आइन कानून तोड़ता है, चाहे वो उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या किसी जमात से हो, चाहे वो 9 मई में मुलविस हो या किसी और करप्शन के केस में मुलविस हो, उसको आइन और कानून के मुताबिक उसके साथ सलूक होना चाहिए। लेकिन ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट है ना, ये तो हमने इसराइल में देखी है। ये तो इसराइल करता है कि गजा में बमबारी करके सबके ऊपर। ऐसे तो नहीं आप कर सकते ना कि आप करोड़ों लोगों के ऊपर उनकी सियासी एक्टिविटी पे पाबंदी लगा दें। हाँ, उस जमात के अंदर कोई ऐसी अगर किसी ने कोई हरकत की है, आप जरूर उनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटें। कलेक्टिव पनिशमेंट खुर्रम साहब है? देखिए सर, बात यह है कि लीडर जो होता है वो फरासत के साथ मामलात समझता है। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और आप हर खड्डे में गाड़ी मार भी रहे हैं, और जो बड़ी खाई आई है बस को उसके अंदर जानबूझ के गिरा दिया है। अब कहें जी पैसेंजर जख्मी क्यों हो गए? लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात करें, 2018 का इलेक्शन देख लें, या मैं मलिक साहब, जितना इमरान खान को फ़ायदा मिला और जो मौका मिला उसको, और जितनी सपोर्ट मिली उसको, उस तमाम के होते हुए सबसे बड़ी ज्यादती उसने अपनी पार्टी के साथ की। ये आज जो कुछ हो रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी थी, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। सब कहते हैं कि जिसने जुर्म किया उसको सजा। सर मैं वही कह रहा हूं, बाकी लोगों नहीं सर, नहीं, ज़ेन साजी कर दी गई। बाकी क्या कर रहे हैं? जिस बच्चे को उठाएं, इसके ऊपर उठाएं, माँ बहन की गालियां लिखना शुरू करता है, जिसका उसका। मैंने एंटायर पाकिस्तान डिस्कशन सुनी है इनके मुंह से। किसने कर दी ज़ेन साजी? ये इमरान खान साहब की मौजूदगी में, 100% उसकी मौजूदगी में एंटायर पाकिस्तान बच्चों के ज़ेन बना दिए गए। ये ज़ेन साजी किसने की? कर क्या दिया हमने पोलराइजेशन को हम उस हद पर ले गए। हम एक सीधा साधा मुआशरा थे, शरीफ माँ बाप, मस्कीन माँ बाप अपनी औलाद को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तकलीफ उठा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे किस लाइन पे चल पड़े? उनका यानी अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए नस्लें तबाह कर दी जाती हैं। क्या नस्लें बनाई जाती हैं कि नस्लें उजाड़ दी जाती हैं? मुल्क बर्बाद किए जाते हैं कि मुल्क बनाए जाते हैं? ये को वायरस, छोटा वायरस हुआ, पूरी सोसाइटी आपकी कोलैप्स कर गई है, और हम कहें कि उनके साथ ये हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर किसी ने कुछ ना किया हो, किसी ने ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया हो, ना किसी वायलेंस में गया हो, तो उसके लिए तो नरमी होनी चाहिए। 100% है। मैं कोई बंदा बता दें,
कोई ऐसा आदमी बता दें जिसके साथ ज्यादती हो रही है। फिर हमारा एक कल्चर है, कई दफा ये हो जाता है कि जब ये मामला चल रहा हो तो पुलिस वाले अपने लेवल पे किसी को तंग करके पैसे ले लें। ये तो हमारा एक पाकिस्तान का, लेकिन जलसे की इजाजत तो मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ 9 मई के बाद मैं बहुत सारी चीजों पे जो मेरा है पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। आपके जलसे की आउटकम क्या है, आपने जो जलसे पहले किए उसका रिजल्ट क्या था, आपने जलसे के स्टेजेस के ऊपर खड़े होके कौन सा पॉलिटिकल स्लोगन बुलंद किया, जलसे जलूस आपने एंटी स्टेट किए। रियासत क्यों, कोई भी ये पार्टी नहीं, कोई भी किसी को क्यों जुर्रत हो कि वो एंटी स्टेट बयानियां लेके। अच्छा, एक और बहुत बड़ा ड्रामा है हमारे मुल्क में, हमारा एक पॉपुलर बयानियां, हम फौज के स्टेट के खिलाफ बातें करेंगे तो हम नीचे से हमें वाह मिलेगी, हूहा मिलेगी, और हम एक पॉपुलर बयानियां लेके, और फिर यानी बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं कि कौन कहां से कैसे आता है। क्या करते हैं हम? ये कश्मीर के अंदर एट्रॉसिटीज इंडियन फोर्सेस की दुनिया में कहीं नहीं है जहां पे वहां है। कभी आपने सुना है किसी सहाफी को बोलते हुए? आप उनके चैनल्स पे चले जाएं, उनके साथियों के ऊपर चले जाएं, किसी पॉलिटिशियन तो नहीं बोलेगा, किसी वॉक ऑफ लाइफ के इंपॉर्टेंट आदमी को बोलते हुए देखा है आपने? यूनाइटेड होंगे पाकिस्तान के खिलाफ, यूनाइटेड बोलेंगे आपके गवादर के खिलाफ, यूनाइटेड बोलेंगे कि आप तरक्की ना। मैं आते वापस अब तक मुजम्मिल सरवर्दी साहब, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के लिए भी है, और जो कलेक्टिव जो है वो पनिशमेंट की बात की अतर काजमी साहब ने कि हर किसी को एक ही डंडे के साथ ना हाँका जाए, पीटीआई को जलसे की इजाजत मिलनी नहीं चाहिए लाहौर में? अगर वो इजाजत मांग रहे हैं तो मिलनी चाहिए, लेकिन सियासी जलसों के लिए कुछ जगह नॉमिनेट की गई हैं, उन्हें वहां पे करना चाहिए जाके। वो क्यों नहीं मीनारे पाकिस्तान की दरखास्त देते? दे मीनारे पाकिस्तान की दरखास्त, किसने रोका है उनको? लिबर्टी गवर्नमेंट का मौकफ है कि लिबर्टी चौक सियासी जलसों के लिए नहीं है, जैसे माल रोड नहीं है, ठीक है? लेकिन वहां पीटीआई और पीएमएल दोनों जलसे करती रही है कमर भाई। ये गवर्नमेंट कहती है हमने इलेक्शन में किसी को भी इस तरह माल रोड पे, लिबर्टी, इस तरह सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं देनी। रोजाना एक सियासी जमात ने एक सड़क बंद की होगी, इलेक्शन होना है। आप अगर ये डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो ये 14 जमातें इलेक्शन लड़ने आएंगी, आपको रोज लाहौर की एक सड़क नजर आएगी। 14 कौमी असेंबली के हल्के हैं, आपको रोजाना कोई ना कोई सड़क बंद नजर आ जाएगी। वो कहते हैं जलसों के लिए जो जगह मुख्तस है वहां पे कर लें, ये कहते हैं हमने लिबर्टी में ही करना है। इन्होंने वहां स्क्री टावर को अभी आग लगाई है, पूरा स्क्री टावर जला दिया इन्होंने। फौज जो बयानियां है वो नहीं होना चाहिए, ये सियासत नहीं है बल्कि रियासत के खिलाफ बयानियां हैं। वो तो डिप्टी कमिश्नर हल्फिया बयान ले सकता है ना कि हम ये बात नहीं करेंगे, इजाजत मशरूत हो सकती है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में सवाल ये है कि मीनारे पाकिस्तान से भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई छोटी जगह मिल जाए तो वहां पर इज्जत बचा लें, तो कर लें मीनारे पाकिस्तान जलसा। किसी ने रोका है? इज्जत बचा लें, क्या पीटीआई जलसा नहीं कर सकती? इस वक्त बड़ा करके देख लें इस वक्त कहां खड़ी है, मीनारे पाकिस्तान की दरखास्त दे के देख लें। यानी आप समझते हैं कि अब वो पुराने वाला माहौल नहीं रहा? ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है ना, आप देख लीजिएगा। वो तो दे दरखास्त मीनारे पाकिस्तान की, गवर्नमेंट तो तैयार बैठी है इजाजत देने के लिए। अतर काजमी साहब, पीटीआई में जान नहीं रही। देखिए, मुजम्मिल साहब की राय है और मैं उसका एहतराम करता हूँ। हालत इस वक्त ये है कि आपको खाने खिलाने पड़ रहे हैं जलसों में। हमने हमेशा मंशूर देखे, हमने नज़रिए देखे, मेन्यू हम पहली दफ़ा देख रहे हैं, और झंडे लगे हुए कुर्सियों तो टेबल लगा के। आज भी अगर पीटीआई को इजाज़त दी जाए, सिर्फ ऐलान कर दें, मुजम्मिल सरवर्दी साहब कल अपने टीवी पे बैठ के ऐलान कर दें कि जनाब पीटीआई के लोग जो हैं मीनारे पाकिस्तान पहुंच जाएं, आवाम को इजाज़त है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी के खिलाफ छापे। मीनारे पाकिस्तान की दरखास्त है, वही ना मैं कह रहा हूँ, ये आज सही मानू में करें तो, और ये देखेंगे कि आवाम उधर किस तरह आती है। 14 अगस्त वाले दिन जिसने पीटीआई का झंडा उठाया हुआ था, मैं मुजम्मिल साहब अगर बात जी फरमाए आप। जी मुजम्मिल साहब, अगर पीटीआई का झंडा किसी मुजरिम ने उठाया हुआ है तो वो तो गिरफ्तार होगा ना 9 मई का। जी बिल्कुल जिस मुजरिम ने जो भी झंडा उठाया हुआ है उसको जरूर गिरफ्तार होना चाहिए। 14 अगस्त को यहाँ पे पुलिस वाले बच्चों को पकड़ते रहे कि पीटीआई का झंडा उठाया हुआ है, फैमिलीज को रोकते रहे। इधर इस्लामाबाद में वीडियोस हर जगह पे चली हैं,
मैंने खुद इधर देखा चौक के अंदर कि पुलिस की गाड़ी आई और वो गरीब सा आदमी बैठा हुआ था, पीटीआई के झंडे बेच रहा था, मैंने वीडियो उसकी बनाई और उनसे झंडे उठा के ये हालत है ना। आप इस तरह आवाम के एक बड़े हिस्से को अपने खिलाफ कर रहे हैं। अगर किसी ने जुर्म किया है वो झंडा उठाए पोलिटिकल पार्टी का। बात यह है कि 14 अगस्त को मुझे मालूम है कि ज़हन साजी, फिर बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, काज़मी साहब की तरह हर बंदा मैच्योर नहीं है कि वो मैच्योरिटी से देखे। मैंने बच्चों को जानता हूं जिन्होंने 14 अगस्त पे उन्होंने कहा हम काले कपड़े पहनेंगे। ये यानी फिर कह रहा हूं ज़हन साजी है, एंटायर स्टेट एजेंडा है। बच्चों के ज़हन को 14 अगस्त वाले नहीं रह गए। दूसरी चीज जो है कि ये अवाम की जो तौहीन है ना जलसों में, ये कब खत्म होगी? हमारा पॉलिटिकल कल्चर पावर शो वाला कब खत्म होगा? हमने इलेक्शन में जाना है। हम ये क्यों नहीं करते कि हम एक अच्छा बयानिया देके टॉप ऑफ द लाइन बंदों को सिलेक्ट करके उनकी कंपेन करें कि ये देखो हम ये बंदे लेके आ रहे हैं, इनको टिकट देंगे। जलसे मुझे नहीं पता मैं जलसा होता कैसे है। मैं आखिरी जलसा, अब जिसने टिकट लेना है पार्टी का वो समझ लें कि उसके गले के अंदर तौक आया हुआ है। उसने टिकट के लिए जलसे के अंदर जहां से भी करेगा, जैसे भी करेगा, बंदे लेके आएगा। ये हमारी हालत है। मुजम्मिल साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मुबसरीन से और फॉरेन जो जर्नलिस्ट हैं उनसे कहा है कि टाइमली अपना वीज़ा की दरख्वास्त दें और अपने टाइम ड्यूरेशन के बाद पाकिस्तान से वापस रह जाएं एज पर लॉ। एक अच्छा इकदाम है। ये हर इलेक्शन में ऐसे ही होता है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आते हैं। वैसे इंडिया ने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को अपने इलेक्शंस में इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन हमने हमेशा दी है। वो आए और ऑब्जर्व करें फ्री। उसके बाद शोर तो नहीं बचेगा कि धांधली होगी, ज्यादती होगी। चले मचता भी रहे तो उसका भी कानून में रास्ता मौजूद है। अगर 2014 में 126 दिन के धरने के बाद एक जुडिशियल कमीशन बन गया था तो 18 में आरटीएस बैठने के बाद तो नहीं बना ना। ठीक है अतर काज़मी साहब, ये मेरा मतलब है कि उन्हें भी, जिन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, उन्हें अखलाकी तौर पे खुद ही आरटीएस बैठने पे जुडिशियल कमीशन बना देना चाहिए था कि मैंने इस बात पे धरना दिया हुआ है, मुझे इलेक्शन की शफाफियत की रिपोर्ट। इलेक्शन ये शफाफ होंगे नहीं। जिस वक्त अभी जो अभी हालात हैं, क्या उसमें आपको कहीं पे शफाफियत नजर आ रही है? जिस किस्म का इलेक्शन कमीशन का रवैया है, जो एक जमात के साथ किया जा रहा है, ये शफाफ नहीं होंगे। लेकिन जो मिसालें हर कोई देते हैं ना इंडिया की, मुजम्मिल साहब ने दी, हमारे निगरान वज़ीर आज़म भी देते हैं। क्या हम मोदी हमारा आइडियल है? वो मुल्क जहां पे मुसलमान जी नहीं सकते, माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में वो क्या कर रहे हैं, हमने मोदी के साथ जैसा नहीं बनना, हमने मोदी का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना है वो क्या कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानून है उसके मुताबिक इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होंगे। फाइनल नहीं होगा जी, नहीं होगा। कोई ना मानना किसी ने भी नहीं है, वो हमेशा से कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन मुझे इतना आई एम श्योर इलेक्शन साफ शफाफ होगा। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, अतर काज़मी साहब, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जी, आज का प्रोग्राम था, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।